तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके आगे हम लोग। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे थे, न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट कर दिया था मैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ में देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ फोर्सेस को हम लोग ढंग से समझ ले। जैसे कि बहुत डिटेल में चर्चा ग्रेविटेशनल फोर्स की करेंगे, इस समय थोड़ा सा जानो आप लोग बातें। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोग जानते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास अगर हो, एक m1 हो एक m2 हो, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, r डिस्टेंस पे हो तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब अगर इन दोनों में से एक अर्थ हो जाए, मतलब बहुत बड़ा, तो अर्थ के बारे में समझते हैं हम लोग कि एक अर्थ हो जाए तो अर्थ, पहले तो अर्थ के बारे में जानो। अर्थ वो है जिसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर। तो अगर एक अर्थ है तो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पे हमेशा F ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। ये अर्थ का मास हो जाएगा GME m बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये रेडियस RE मान लो, अर्थ का रेडियस। बच्चों ये सब डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 6400 किलोमीटर आप इमेजिन करो, बहुत बड़ा होता है। 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, एक इंसान 10 मीटर रेडियस का कोई स्फीयर हो, बहुत बड़ा स्फीयर होगा, 10 मीटर स्फीयर का रेडियस इमेजिन करो, बहुत बड़ा होता है। इस पर 1 मीटर का इंसान खड़ा होगा तो ऐसे दिखाई देगा वो। ये 10 मीटर अगर रेडियस ले रहे हैं हम, सोचो अगर यही ये स्फीयर का रेडियस सोचो 1 किलोमीटर का हो जाए, ये रेडियस 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर के कंपैरिजन में इंसान कितना बड़ा दिखाई देगा, ये हो जाएगा। उसको दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर 6400 किलोमीटर, तो इंसान तो यहीं पे रह जाएगा एक डॉट के बराबर। अरे 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में इंसान को अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा ना। तभी हम उसको, मतलब चारों तरफ फ्लैट दिखाई देता है, बड़ा रहेगा तब आप ऐसा दिखाई दोगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, h बहुत छोटा होता है r के कंपैरिजन में, तो इसको 0 कर दो, तो ये पार्ट बन जाता है जिसको स्मॉल g बोलते हैं, याद होगा आपको। तो Fg कितना हो जाता है, mg, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अर्थ को हमेशा कैसा बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं। अर्थ को कैसा बनाते हैं, फ्लैट, क्योंकि ये रेडी बहुत बड़ा होता है इंसान के कंपैरिजन में। अर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई, तो आज के बाद याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि अर्थ स्फेरिकल है तो हम फ्लैट क्यों बनाते हैं। तो फ्लैट इसलिए बनाते हैं भाई कि आप जब एक स्फीयर पे खड़े हो और वो स्फीयर का साइज अनफाइनाइट आपको एंड दिखाई ना दे, मतलब स्फीयर 6400 किलोमीटर रेडियस का हो, तो हम लोग या 2 ही मीटर 3 मीटर के इंसान, 2 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, 2 मीटर का शायद कोई होता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो 2 मीटर भी नहीं है, 3 मीटर भी नहीं है इंसान की हाइट, तो और बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, 100 मीटर, 1 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर हाइट पे चले जाओ तो भी 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर क्या है, 0।
तो इसलिए आपको हमेशा कैसा दिखाई देता है, फ्लैट। आप चारों तरफ देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, तो अब आपको फ्लैट दिखाई देता है। इसीलिए ग्राउंड हम कैसा बनाएंगे, हमेशा फ्लैट बनाएंगे। अर्थ आज के बाद ये याद रखना, अर्थ हमेशा फ्लैट, और ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कोई मास हो, उसको ये अर्थ है, अर्थ हमेशा नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो फ्लैट होता ही है। तो अर्थ का सेंटर यही कहीं माना जाएगा, mg फोर्स लगेगा अगर इसका मास m है। तो याद रखना हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फिक्स रहेगा। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स है। कोई भी मास रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स रहेगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। और तो देखो जैसे ये अर्थ है ना ऐसा, तो बच्चों ये लग रहा है तो अर्थ पे भी, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, अर्थ पे भी, लेकिन इस पे भी लग रहा होगा। तो दोनों पे लग रहा है, तो अर्थ पे अब यार 2 न्यूटन का फोर्स। एक बात कहे कि ये समझ लो एक हाथी है और एक चीटा है। चीटा कहेगा कि मेरे ऊपर तुम फोर्स लगाओ, हाथी कहेगा तुम भी मेरे ऊपर लगाओ, तो किसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाथी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। अर्थ बहुत बड़ा है, इस पे इसके द्वारा लगा हुआ फोर्स जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना कोई भी मास m है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ग्राउंड हमेशा फ्लैट बनाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं किसकी, कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स नाम से क्लियर है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ज़रूरत नहीं है वो कांटेक्ट में आने की, इसलिए वो अलग होता है। कांटेक्ट फोर्स वो जब कांटेक्ट में आएंगे, जैसे मैं बोर्ड पे फोर्स लगाऊं तो ये तब लगेगा जब मैं कांटेक्ट में आऊं, ठीक ना। ये कांटेक्ट में आने पे फोर्स लगा, जो दोनों पे ऐसे किया, इस पे ये लगाया और इस पे भी लगा, तो ये कब आया, जब कांटेक्ट में आया। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, अगर हम ग्राउंड पर, ग्राउंड अर्थ एक ही चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट रख दे ए, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो बच्चों ऐसे लगता है कि किसी अर्थ के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट अगर रखा है अर्थ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो देखो तुम लोग महसूस करते होगे, जैसे तुम्हारे सर के ऊपर रख दिया जाए तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है ना। तो ईमानदारी से देखा जाए तो बोला जाता है कि इसको अलग से फोर्सेस को दिखाओ कैसे लग रहा है फोर्स को, तो बोला जाएगा कि ग्राउंड जो है ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पर फोर्स नीचे लगा रहा है। ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं इसी को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ग्राउंड जो है फोर्स ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, और ये फोर्स बोला जाएगा फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ए। लिखने का तरीका समझो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट भी लगाएगा इस पे और ये भी लगाएगा इस पे। ये उसी प्रकार है जैसे कि मैं बोलूँ, ऐसे बोलूँ कि ये कांटेक्ट हुआ तो ये इस पे भी लगाया और ये बोलेगा मैं इस पे भी लगाया, ये दोनों पे फोर्स लगता है। ऐसे करो तो ऐसा नहीं है कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों पे लगता है, तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। कांटेक्ट जब होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी आएगा, याद रखना नॉर्मल रिएक्शन के बारे में समझ लो कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कब आएगा, दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने के बाद आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, दोनों पे लगने वाला होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अगर लिखना होगा तो लिख लो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा,
it is always perpendicular to the contact surface in such a way that it try to compress the object। अब कोई बात कहे कि इस पर इन दोनों को, ये ग्राउंड था, ये ऑब्जेक्ट ए था, तो एफबीडी बनाते समय परपेंडिकुलर बनाया, समझ में आ गया। इस पर परपेंडिकुलर में ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट पे बनाओ उसी को दबाते हुए नॉर्मल एक्शन बना लो, ठीक है। जैसे ऐसे लगाते हो फोर्स, तो नॉर्मल एक्शन दोनों के बीच लगा। अच्छा एक बात समझ लो, दुनिया में दो ऑब्जेक्ट जब भी कांटेक्ट में आएंगे, दुनिया में दो ऑब्जेक्ट जब भी कांटेक्ट में आएंगे नॉर्मल एक्शन आएगा। एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे तो नॉर्मल एक्शन आएगा ही। कहीं भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं तो नॉर्मल एक्शन है, बिना सोचे बोल दो। याद रखना बात को। दुनिया में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं तो नॉर्मल एक्शन है, ठीक है। नहीं समझ में आया ये। अब नॉर्मल एक्शन में कैसे लगेगा, देखो इस पर नॉर्मल, ये ऐसे कांटेक्ट में है, इस पे नॉर्मल इधर लगाओगे, इस पे नॉर्मल इधर लगाओगे, इसी को कंप्रेस करते हुए लगाना है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन के बारे में हमें समझ में आ गया कि नॉर्मल एक्शन कब लगेगा, दुनिया में जहाँ भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में दिखाई दे जाए उसे नॉर्मल एक्शन कहते हैं, वहाँ नॉर्मल एक्शन आएगा। ये क्लियर कट बात है। आगे बात बढ़ाते हैं। कांटेक्ट, तो कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसे आपके सामने एक मैं एक ऑब्जेक्ट का बात करूं कि बताओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट ए रखा है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बी रख दिया जाए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। केवल नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखेगा, ए पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, तो ए पर नॉर्मल रिएक्शन, ए को देखो बताओ पहले, ए पर नॉर्मल रिएक्शन देखो, एक कितनों के साथ कांटेक्ट में है, एक ग्राउंड के साथ है और एक बी के साथ है। देखो जहाँ जहाँ कांटेक्ट है नॉर्मल रिएक्शन, पहले सोचो, दिमाग एकदम स्थिर करके दिमाग को सोचा करो कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ लगेगा। मैं तो बोलूँ कि नॉर्मल रिएक्शन बच्चों हर उस जगह लगेगा जहाँ जहाँ कांटेक्ट है। जिस जगह भी कांटेक्ट होगा हर उस जगह नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जहाँ जहाँ कांटेक्ट दिखाई दे। एक एक ऑब्जेक्ट को देखो, ए पर कितने जगह से कांटेक्ट है, कितने जगह से फोर्स लगेगा। एक तो यहाँ पे कांटेक्ट दिखाई दे रहा है ग्राउंड के साथ और एक बी के साथ। तो अब इस बी के साथ एक कांटेक्ट दिखाई दे रहा है और एक ग्राउंड के साथ दिखाई दे रहा है। सोचो पहले। तो बच्चों मैं बताया था कि जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगेगा। तो ए पर नॉर्मल रिएक्शन बनाना है तो परपेंडिकुलर लगेगा ए पर और कंप्रेस करते हुए लगेगा। ये किसके द्वारा नॉर्मल लग रहा है ए पर, ग्राउंड के द्वारा। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, ये ग्राउंड ड्यू टू ए, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। बन गया, सब एक दूसरे पे लगा रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको बताया था, ये नॉर्मल रिएक्शन बन गया। सारे फोर्सेस दिखाओ,
तो सारे फोर्सेस में एक फोर्स अभी छूट रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं आपको एक चीज़ हमेशा याद रखो, दुनिया में कहीं भी कोई मास है उस पर एक फोर्स लगेगा, आंख बंद करके लगा दो, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सबको अर्थ खींच रहा है ना अपने तरफ, इसको भी अर्थ खींच रहा है, इसको भी अर्थ खींच रहा है। अर्थ कितने वेट से खींचता है? उसका मास इंटू जी। इसका मास कितना है? m2, m1 बोल दो, a है तो इसको m2, m1g, इसको m2g। दो तो लगा ही दो, अर्थ नीचे की तरफ होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है कहीं कोई कांटेक्ट है या नहीं है। कांटेक्ट से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अर्थ है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ठीक है, ये बन गया बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन के बाद हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन की तो बात करना आप लोग सीख गए थोड़ा बहुत। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के बाद मैं बात करूं आपको कि जैसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के बाद ये इरेज करते हैं इसको। कहाँ नॉर्मल कैसे बनाना है, ठीक है ना। नॉर्मल बनाने का तरीका थोड़ा समझ लो। नॉर्मल रिएक्शन की बात हो गई थी कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे बनाना है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बच्चों एक एग्जांपल और करके देख लो। जैसे इस पे नॉर्मल रिएक्शन, स्फीयर है, ये वॉल है, ये ग्राउंड है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन बताओ स्फीयर पे कहाँ कहाँ से लगेगा। एक तो जहाँ कांटेक्ट पॉइंट है वहीं पे लगेगा नॉर्मल। देखो पहली बात बहुत ध्यान से समझो कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, जहाँ कांटेक्ट है। बहुत अच्छा बात सर। जहाँ कांटेक्ट है तो जिस सरफेस के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल रिएक्शन ढूंढने जा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा लगेगा, और जिससे ये कांटेक्ट में है उसके द्वारा इस पर लगेगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे ये स्फीयर है, वॉल से नॉर्मल एक लगेगा, जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ नॉर्मल लगेगा, एक दीवार से लगेगा और एक ग्राउंड से लगेगा। तो बच्चों ग्राउंड से यहाँ पे थोड़ा लगेगा, जहाँ कांटेक्ट में वहीं पे लगेगा ना। स्फीयर एक ही पॉइंट पे तो कांटेक्ट में आता है, पूरा स्फीयर कांटेक्ट में थोड़ी ना आता है। तो हाँ बात सही है। तो यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट में आया है वहाँ पे लगेगा, तो लगा दिया n ऑन स्फीयर ड्यू टू ग्राउंड, और इधर से n ऑन स्फीयर ड्यू टू वॉल। अच्छा वॉल पे भी देखो ऐसे लगेगा, ये वॉल का एफबीडी बनाओगे, वॉल पे इसके द्वारा नॉर्मल बनाओगे तो n ऑन वॉल ड्यू टू स्फीयर, और ग्राउंड का बनाओगे तो n ऑन ग्राउंड ड्यू टू स्फीयर। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे। आप 9th में पढ़े हो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे भी हम आखिरी में बता देंगे, लेकिन ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कोई बताने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। पता है एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक्शन क्या है, वॉल स्फीयर पे लगाना, तो रिएक्शन क्या होगा, स्फीयर वॉल पे लगाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं है, इसमें हमें नहीं लग रहा है कोई कष्ट है। अगली बात बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अगला पॉइंट वो है स्ट्रिंग। पहले तो स्ट्रिंग समझो कितने प्रकार।
स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग मतलब टेंशन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स हमें पता है ना, 3 पढ़े थे, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक टेंशन फोर्स और एक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। नॉर्मल रिएक्शन जानने के बाद हम लोगों ने बात किया कि स्ट्रिंग के टेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग की बात किया जाए तो स्ट्रिंग हम फिजिक्स में जो स्ट्रिंग पढ़ेंगे वो अपना स्ट्रिंग कौन सा रहेगा, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है, पहले उसकी 2 खूबियाँ होती हैं। एक तो वो कैसा होगा, मासलेस, दूसरा होगा इनएक्सटेंसिबल। याद रखना, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग का मास कैसा होगा, 0, और स्ट्रिंग को इलोंगेट नहीं किया जा सकता है, मतलब लेंथ कांस्टेंट। लेंथ कभी भी बदल नहीं सकता। मास कितना होगा, मास 0। प्रैक्टिकली आप बात करोगे तो प्रैक्टिकली हाँ बात सही है, कोई स्ट्रिंग ऐसा होता ही नहीं है जिसका मास 0 हो। हाँ ये बात सही है आपकी, कोई स्ट्रिंग ऐसा नहीं होता जिसका मास 0 हो। हम थियोरेटिकल पढ़ाई करने चल रहे हैं अभी, ठीक है। हमारी फिजिक्स में आइडियल स्ट्रिंग जब बोला जाएगा तो वहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, मासलेस। तो ठीक है, यहाँ तक कि आइडियल स्ट्रिंग में मास 0 था, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।